नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय। नए सत्र के प्रथम दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, मैं आपको आपका थर्ड पेपर यानी कि भाषा विज्ञान पढ़ाऊंगी। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम भाषा विज्ञान की परिभाषा, पद्धति, भाषा विज्ञान की प्रकृति, विशेषताएं के साथ साथ हिंदी भाषा के ऊपर भी पढ़ाई करेंगे। हमारा अध्याय जो है वो इस पर भी विभाजित है। कौन कौन से अध्याय है, कौन कौन से पाठ्यक्रम है, वो मैं आपको PDF के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगी, शेयर कर दूँगी। चूँकि विद्यार्थियों आज हमारा ये प्रथम दिवस है, तो मैं आज हिंदी भाषा का विकास विषय पर आपको परिचयात्मक कुछ प्रमुख बातें बताऊंगी। विद्यार्थियों, वैसे तो हिंदी भाषा का विकास की हम बात करते हैं तो ये यात्रा वो आदिकाल से शुरू होती है, क्योंकि आदिकाल से पूर्व हिंदी नहीं थी। यानी या हम कहें कि हिंदी आदिकाल से पूर्व अपभ्रंश भाषा थी, और अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत हम लोग उस काल की भाषा और उसकी विशेषता और उसके साहित्य को पढ़ते थे। हिंदी ने कैसे अपनी विकास यात्रा तय की, उसे विद्वानों ने 3 भागों में विभाजित किया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। चूँकि हमारा ये प्रथम व्याख्यान है, इसलिए मैं आज आपको सीधा आधुनिक काल की ओर ले चलती हूँ। आगे की जो वीडियो है हम उसमें विकास यात्रा को पीछे की ओर ले चलेंगे। इस आधुनिक काल को लेने के पीछे भी मेरा यही मंतव्य या यही सोच रही कि हम आधुनिक काल को लेकर बहुत सारी बातें जानते हैं। तो अगर हम पढ़ते हैं उसकी प्रारंभिक अवस्था से न जाकर हम आधुनिक काल की ओर जाते हैं, तो प्रारंभिक अवस्था की जानकारी न होने के बावजूद या कम होने के बावजूद भी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। आधुनिक काल में भी हम स्वतंत्रता पूर्वक ही हिंदी लेते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मेरे इस नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि इस काल में आकर हिंदी पूर्णतया विकसित हो गई थी। इस काल में अवधी भाषा के समान ब्रज भाषा भी लोक भाषा से काफ़ी दूर हट चुकी थी। कहने का मतलब है कि आधुनिक काल से पूर्व रीति काल के अंतर्गत ब्रज भाषा और अवधी भाषा थी। 18वीं शती के अंत में देश की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। 19वीं शती में अंग्रेज़ों ने हिंदी प्रदेश पर आधिपत्य जमा लिया था, ये हम सभी जानते हैं। अंग्रेज़ों ने हिंदी का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इस काल से पहले हिंदी पद्य में ही प्रयुक्त होती थी, यानी गद्य में उसका उठाव नहीं था, परंतु इस काल में यह गद्य की भाषा भी हो गई। इस समय बोलियाँ उपभाषा के पद पर आसीन हो गई। जो खड़ी बोली मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि जिलों में बोलचाल की बोली थी, वह भाषा बनकर गद्य और पद्य की समृद्ध भाषा बन गई। विद्यार्थियों, चूँकि आज ये प्रथम व्याख्यान है तो मैं मोटा मोटा परिचय आपको दे रही हूँ। इसका विस्तृत चयन जो हम बनाएंगे वो अगले व्याख्यान में। हिंदी के आधुनिक काल के प्रारंभ में एक और उर्दू का प्रचार था, दूसरी ओर काव्य की भाषा ब्रज होने के कारण खड़ी बोली को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा था। राष्ट्रभाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास बहुत लंबा है। इसके विकास में सामाजिक, भौतिक एवं व्यापारिक तत्वों का योगदान रहा है। यदि इस्लामी शासन के आरंभिक काल अथवा 12वीं शताब्दी के अंत से दिल्ली में शासन का केंद्र स्थापित न हुआ होता तो हिंदी भाषी जाति का गठन और खड़ी बोली का विकास दोनों ही अपनी वर्तमान अवस्था को प्राप्त न हुए होती। खड़ी बोली का प्रारंभिक काल नाथों, सिद्धों, वीर काव्यों के रचनाकार तथा भावों का समय था। यह समय अपभ्रंश काल का अंतिम चरण था। इस युग में रचित अपभ्रंश
साहित्य में हमें खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप के दर्शन होते हैं। सिद्ध योगी नाथपंथी संतों के साहित्य के अतिरिक्त जैन साहित्य में भी प्राचीन खड़ी बोली या पुरानी हिंदी के नमूने प्राप्त होते हैं। सिद्ध और नाथ 9वीं शती से लेकर 14वीं शती तक पूरे उत्तर भारत से फैले हुए थे और अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। इनमें हिंदी का विस्तार बढ़ा। जैन धर्म के साहित्य में भी प्राचीन खड़ी बोली के उदाहरण प्राप्त होते हैं। राजस्थानी साहित्य में भी खड़ी बोली के नमूने प्राप्त होते हैं। खड़ी बोली के पूर्व मध्यकाल में अमीर खुसरो का नाम लिया जाता है। उनकी रचनाओं में जो खड़ी बोली का रूप दिखाई देता है उसमें स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली आज की खड़ी बोली के बहुत निकट आ चुकी थी। अमीर खुसरो के बाद संत कवियों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार के लिए खड़ी बोली का बहुत अधिक प्रयोग किया। खड़ी बोली का उत्तर मध्यकाल राजनीतिक दृष्टि से मुगल काल कहलाता है। यह युग साहित्य, कला और संगीत को प्रोत्साहित करने वाला था। मुगल शासकों ने हिंदी कवियों को पर्याप्त प्रश्रय और प्रोत्साहन प्रदान किया। इस काल में पुनः स्वतंत्र होने वाले हिंदू राजवंशों ने भी साहित्य के विकास की ओर ध्यान दिया और अनेकानेक कवियों को आश्रय दिया। साहित्यिक क्षेत्र में यह युग सामंती प्रवृत्तियों का युग था, जो हिंदी साहित्य में भक्ति व रीति परंपराओं के रूप में विकसित हुई। सामंतों की विलास प्रियता ने श्रृंगारिक साहित्य के लिए मार्ग तैयार किया। उधर सगुण वैष्णव भक्तों द्वारा सर्वसाधारण की विचारधारा को भक्ति आंदोलन की ओर मोड़कर सांस्कृतिक उत्थान के प्रयत्न हुए। आधुनिक काल में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। उस समय खड़ी बोली या खड़ी बोली बोलचाल की भाषा के रूप में प्रसार पा चुकी थी या उसका प्रसार होने लगा था। मुगल शासक के अंतिम काल में फारसी भाषा का प्रभाव धीरे धीरे कम या क्षीण होने लगा। प्रारंभ में अंग्रेजों ने खड़ी बोली हिंदी और उर्दू को समान रूप से ग्रहण किया, लेकिन बाद में कूटनीति का प्रयोग करते हुए दोनों भाषाओं में भेद नीति को अपनाया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी ने राष्ट्रभाषा का स्वरूप धारण किया और बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का अलग जगाया। विद्यार्थियों, आज हमने अपने प्रथम व्याख्यान के अंतर्गत हिंदी भाषा की परिचय जाना। आपको ये व्याख्यान कैसा लगा और आपकी क्या जिज्ञासा है, वो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर सेंड कर सकते हैं और बता सकते हैं। विद्यार्थियों, इस कोरोना काल में हमारी पढ़ाई का माध्यम ये ऑनलाइन कक्षा ही है। आप अधिक से अधिक हमारी व्याख्याताओं द्वारा दिए गए वीडियो और पीडीएफ को पढ़ें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।